ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है। और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर। तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी मान्यवर। इस पूरे बिल को देखने के बाद जो डिमांड्स है माननीय मंत्री जी की, उसमें जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने सदन से की है मंजूरी के लिए। मान्यवर, अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है मान्यवर। यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है। और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, यह बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। यह प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है।
इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। अभी है मान्यवर समय है। मान्यवर 2 मिनट में आपसे और लूंगा। मान्यवर दूसरा विषय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी सेना बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी और जो उनका काडर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट, वो खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है उनके साथ, जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है, 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है। लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में, सर खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए। जहां डीजी, डीआईजी, आईजी बनने में उनकी योग्यता है,